नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और हेलो मनी 9 के म्यूचुअल फंड के शो में आज हम बात करने वाले हैं एक नए फंड के बारे में। मिराई एसेट म्यूचुअल फंड ने अपना पहला स्मॉल कैप लॉन्च किया है और ये स्मॉल कैप कैटेगरी में तो इनका पहला फंड है ही, लेकिन साथ ही में इसमें और भी कुछ खास है और इसीलिए इस फंड को लेकर काफ़ी बज़ है, क्योंकि ये बाकी मौजूदा स्मॉल कैप फंड से अपने आप को डिफरेंशिएट करने वाला है। सबसे पहली बात तो ये एक पैसिव फंड है और इस पैसिव फंड में भी इसकी जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। इस स्ट्रैटेजी को ही आज हम समझने वाले हैं और क्यों पैसिव फंड के जरिए एक स्मॉल कैप कैटेगरी में फंड लेकर आई है मिराई एसेट। साथ ही में इसमें आपको क्या निवेश करना चाहिए, किस तरह के निवेशकों के लिए अच्छा निवेश हो सकता है और इस फंड की जुड़ी जो भी स्ट्रैटेजी है किस तरह से आपको मार्केट की डाउनसाइड रिस्क से बचाएगा ये फंड, इन सब पर आज मैं बात करने वाली हूं। और इसे समझाने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं दो खास मेहमान, उमेश कुमार डायला, हेड ETF सेल्स मिराई एसेट म्यूचुअल फंड। इनसे हम समझने वाले हैं इस नए फंड के बारे में जिसका FOF और ETF दोनों है बाजार में, और इसके साथ ही आपके पोर्टफोलियो को स्ट्रीमलाइन करने में मेरी मदद करेंगे मनी मंत्रा के फाउंडर वीरल भट्ट। थैंक यू सो मच आप दोनों का, आप दोनों ने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। और मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहूँगी, आप अपने पोर्टफोलियो से जुड़े जो सवाल भेजना चाहते हैं जैसे भेजते हैं वैसे भेजते रहिए। ऑलरेडी मेरे पास 10 सवाल आ चुके हैं आपके पोर्टफोलियो से जुड़े हुए, उसे हम एक एक करके वीरल से हम सेकेंड पार्ट ऑफ द शो में बात करेंगे। पर शुरुआत करते हैं उमेश जी से। उमेश जी, वेलकम टू मनी 9। मिराई एसेट म्यूचुअल फंड का ये पहला स्मॉल कैप फंड है। ये एंट्री जो है वो पैसिव फंड के रूट से क्यों चुनी, व्हाई नॉट एन एक्टिव फंड, और क्यों पैसिव फंड क्यों चुना आप लोगों ने? ETF है ये। सो आई थिंक हम सब समझते हैं एंड वी अप्रिशिएट ऑल्सो कि स्मॉल कैप की जब बात करते हैं तो काफी बड़ा बड़ा सेगमेंट है, इट्स वेरी ह्यूज। अगर हम एमफी क्लासिफिकेशन की बात करें तो अराउंड 3,000 लिस्टेड कंपनीज में से आफ्टर स्टार्टिंग से 251 स्टॉक के ऊपर से स्मॉल कैप स्टार्ट होता है, राइट। जैसे लार्ज कैप में अगर हम बात करते हो, लार्ज कैप में 100 स्टॉक हैं, मिड कैप में 150 स्टॉक हैं। पोटेंशियली अगर हम बात करें लार्ज और मिड को निकाल दें तो 250 टू 2,000-2,500 कंपनीज का यूनिवर्स बचता है जिसको हम स्मॉल कैप के यहाँ से स्टार्ट होता है, राइट। इवन यू ब्रेक इट डाउन, अगर आप इसको और भी ब्रेक डाउन करो इन नंबर्स, तो हम ये बात कर सकते हैं अगर NSE का क्लासिफिकेशन पे जाएं तो 250 के आसपास स्मॉल कैप्स हैं, 250 माइक्रो कैप्स हैं, उसके आगे SME कंपनीज भी हैं। तो अगर हम यूनिवर्स की पूरी तरह बात करें तो काफी बड़ा यूनिवर्स है, और इतने बड़े यूनिवर्स को कवर करने के लिए ऑब्वियसली यू नीड अ डेडिकेटेड रिसर्च टीम। 30 से 40 लोग आपको चाहिए, क्योंकि एक एक कंपनी को आपको काफी माइन्यूटली स्टडी करना पड़ता है। जब हम स्मॉल कैप की बात करते हैं, ऐसी बहुत सी कंपनीज होती है जिन्होंने बिजनेस साइकिल नहीं देखे होते हैं, प्रमोटर का ट्रैक रिकॉर्ड अभी कंप्लीटली ओपन नहीं होता है हमारे लिए, अवेलेबल नहीं होता है इन्वेस्टर के लिए। तो उसका स्टडी करने के लिए आपको नंबर ऑफ रिसर्च एनालिस्ट चाहिए, काफी बड़ा इकोसिस्टम आपको क्रिएट करना होता है। तो फ्रॉम मिराई एसेट हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि हम स्मॉल कैप एक्टिव स्पेस में नहीं लाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। वी आर ओपन, बट प्रोवाइडेड कि जब वो आपके पास उस तरीके की रिसर्च कैपेबिलिटीज आती हैं, देन धीरे धीरे यू आर कॉन्फिडेंट कि हाँ इस पर्टिकुलर सेगमेंट में हम लोग ला सकते हैं, तो वो अपॉर्चुनिटीज हम लोग साथ के साथ एक्सप्लोर करते जा रहे हैं। बट बाय द टाइम हमने सोचा कि लेट्स स्टिक टू NSE का जो निफ्टी 250 स्मॉल कैप इंडेक्स है, जो कि प्लेन वनीला इंडेक्स है, क्यों ना उसके ऊपर हम क्वांट बेस यानी फिल्टर्स डाल के, स्मार्ट बीटा के फिल्टर्स डाल के, क्या हम ऐसा कोई प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं जो इन्वेस्टर को जो बेसिक प्रॉब्लम्स आती हैं स्मॉल कैप में, वो इन्वेस्टर खुद अपने बेसिस पे उस प्रोडक्ट को लेके उनको एड्रेस कर सके, जैसे लिक्विडिटी हो गया या कंपनी की क्वालिटी को लेके हो गया। तो इसलिए हमने स्टार्ट यहाँ से कर रहे हैं कि पैसिव के अंदर हम एक बार शुरू करें, एंड देन ऑब्वियसली गोइंग हेड, कल को अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है, हमारे पास वो इकोसिस्टम क्रिएट होता है, तो ऑब्वियसली विल लुक फॉरवर्ड टू लॉन्च एक्टिव साइड ऑल्सो। बट हमें लगता है कि पैसिव में काफी अच्छा यूनिवर्स बन रहा है, काफी अच्छा पोर्टफोलियो बन के आया है, तो व्हाई नॉट टू प्रेजेंट इट टू द क्लाइंट्स।
राइट सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ये जो है निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 इंडेक्स वन, जब हम बात कर रहे हैं तो मैं आपने एक वर्ड यूज किया, ये स्मार्ट बीटा स्ट्रैटेजी को आप लेकर के आ रहे हैं, प्लस आप लोग बार बार कह रहे हैं, जो मैं पढ़ रही हूँ, कि ये मल्टी फैक्टर्स जो है उसके आधार पर इन्वेस्ट करेगा। तो मुझे समझाइए कि ये मल्टी फैक्टर्स स्ट्रैटेजी क्या होती है, कैसे फॉलो की जाती है। बहुत इंटरेस्टिंग LQM फॉर्मूला जो मैं इसमें देख रही हूँ, उसको थोड़ा सा एक्सपैंड करके समझाइए कि ये कैसे स्ट्रैटेजी पर काम करने वाला है। हम्म। देखिए, अगर हम अगर आप निफ्टी 50 के से स्टार्ट करता हूँ, निफ्टी 50 जो कि बहुत ही प्लेन वनीला ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स है, उसकी आप बात करें तो निफ्टी 50 के अंदर जो 50 कंपनीज हैं वो कंपनीज है जिनका बैलेंस शीट काफी हेल्दी है, जिन्होंने काफी सस्टेनेबल ROE जो कि रिटर्न ऑन इक्विटी होता है वो उनके क्लाइंट्स के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए फॉर द ईयर, नंबर ऑफ ईयर्स के हिसाब से जनरेट किया है। तो नेट शेयर में अगर हम बात करें, उनका फाइनेंशियल लिवरेज का पोजीशन भी काफी काफी बेहतर है एज कम्पेयर टू स्मॉलर कंपनी। सो जैसे कि लार्ज कैप में आपको वो प्रॉब्लम नहीं आती है, वहीं अगर अगर निफ्टी 50 के ऊपर कोई स्टॉक है जो निफ्टी 50 के अंदर है, वो उसका क्वालिटी कंपनी का काफी अच्छा है। बट ये चीजें जो है आप नॉर्मली स्मॉल कैप कंपनीज के लिए नहीं कह सकते, जहां पे आप कहोगे कि क्वालिटी अच्छा है या लिवरेज का पोजीशन बहुत अच्छा है। बहुत सारी नॉइज है जो 250 स्मॉल कंस्टिट्यूंट जो स्मॉल कैप के अंदर, वो काफी सारी नॉइज मार्केट में हमें सुनने को मिलती है कि ये स्टॉक ले लीजिए, ये स्टॉक बहुत अच्छा है, ये स्टॉक में हमको लग रहा है कि मल्टीबैगर हो सकता है एंड ऑल दैट। बट हमें लगता है जब आप क्वालिटी से उसको कंपेयर करते हो तो बहुत ही वो नॉइज कहीं तक आपकी कट जाती है। एंड दिस इज वेयर वी बिलीव दैट एक फंड जो कि हमको ऐसी स्ट्रेटेजीज इंप्लीमेंट करने का मौका दे जिसके अंदर हम इस तरीके की नॉइस को अलग कर सकें, राइट। तो अगर हम बात करें, अगर हम ओवरऑल बात करें, जैसे ये जो प्रोडक्ट की जो मैं बात कर रहा हूँ, इसके अंदर हमने 3 फिल्टर्स लगाए हैं LQM। पहला है लिक्विडिटी, दूसरा है क्वालिटी, तीसरा है मोमेंटम। ये फिल्टर्स लगाने से हम जो जो कॉन्स्टिट्यूंट्स हमने जो बनाए हैं, जो कॉन्स्टिट्यूंट हमने सेलेक्ट किए हैं, काफी बेहतरीन तरीके से स्टॉक्स को हम लोग सेलेक्ट कर पाए हैं। जैसे अगर आप बात करें स्मॉल कैप के अंदर में, तो लिक्विडिटी एक सबसे बड़ा कंसर्न, जहाँ पे आपका जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि प्रमोटर का क्या क्या पोजीशन है, फाइनेंशियल लेवरेज का क्या पोजीशन है, प्रॉफिट क्या, कंपनी का प्रॉफिट क्या है, तो उन सब पैरामीटर्स के ऊपर हम लोगों ने मल्टीपल फैक्टर्स लगाए। जब हम लिक्विडिटी की बात करें, तो जो 250 कंपनीज का यूनिवर्स है उसमें से हमने लिक्विडिटी फिल्टर लगाया, उनमें से उन कंपनीज को एक्सक्लूड कर दिया, मतलब उन कंपनीज को इंडेक्स से हटा दिया जिनके अंदर ये 5 प्रॉब्लम्स थी। पहला, ऐसी कोई भी कंपनी जिसका लिस्टिंग हिस्ट्री 1 साल या उससे कम है, उस ओके। कंपनी को हमने इंडेक्स का पार्ट नहीं नहीं किया। दूसरा था कि ऐसा कोई भी कंपनी जो कि नॉन F&O कंपनी है, जो पिछले 6 महीने में मल्टीपल टाइम्स, 25 टाइम्स या उससे ज्यादा स्टॉक फिल्टर क्या सेक्टर आपका लोअर और अपर सर्किट हिट किया है, किसी भी तरीके का सर्किट हिट किया है, वो कंपनीज पार्ट नहीं होगी इंडेक्स का। ऐसी कोई भी कंपनी जहां पे प्रमोटर ने 20% या उससे ज्यादा अपनी होल्डिंग्स को प्लेज कर रखा है, वो कंपनीज भी इंडेक्स का पार्ट नहीं होंगी। एंड उसके बाद हमने देखा कि कंपनीज का डेली एवरेज ट्रेडिंग वैल्यू या वॉल्यूम जो एक्सचेंज के ऊपर है, उस वॉल्यूम में जो बॉटम 10 कंपनीज हैं उनको भी हम इंडेक्स का पार्ट नहीं बनाएंगे। एंड साइमल्टेनियसली कंपनी का मार्केट फ्री फ्लोट मार्केट कैप के साथ में हम उसका डेली एवरेज ट्रेडिंग वॉल्यूम देखेंगे। एंड रेशियो के बेसिस पे जो अगेन नीचे की जो टॉप बॉटम 10 कंपनीज, परसेंटाइल कंपनीज हैं, उनको भी इस इंडेक्स में हम नहीं लेंगे। तो ओके। ये 5-6 फिल्टर लगाने के बाद कुछ 40-50 कंपनीज जो है वो इंडेक्स से बाहर हो गई। तो वी आर लेफ्ट विद 200 कंपनीज 250 में से। जो 200 कंपनीज बची, उस पे हमने दूसरा फिल्टर लगाया, जो कि हम क्वालिटी की बात करते हैं। जब हम क्वालिटी की बात करते हैं तो हमने लगाया कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, उसके लिए हमने रिटर्न ऑन इक्विटी का फिल्टर लगाया। कंपनी का फाइनेंशियल लिवरेज कैसा है, उसके लिए हमने डेट टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला डाला। उसके मतलब अलावा उसकी हमने देखा फाइनेंशियल कि हेल्थ को आपने कंसिडर किया क्वालिटी में। यस, तो लिक्विडिटी, यस, क्वालिटी, एंड देन कम्स मोमेंटम, व्हिच इज आल्सो वेरी मोमेंटम। इंपॉर्टेंट। सो मोमेंट मोमेंटम, हम्म। मोमेंटम बेसिकली हमने क्या किया, हमने बोला कि कंपनी का लास्ट 6 महीने और 12 महीने का जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है, वो किस किस स्तर पे है, और उस रिस्क एडजस्टेड रिटर्न के बेसिस पे हमने उसको स्कोरिंग किया। तो ऐसे टोटल हमने 250 कंपनीज में से 200 कंपनी, 50 कंपनीज को निकाल के 200 कंपनीज पे स्कोरिंग करके एक पोर्टफोलियो बनाया, जहां हमने 100 कंपनीज को सेलेक्ट किया जो कि लिक्विडिटी, क्वालिटी और मोमेंटम के पैरामीटर पे खरी उतरती है इन टर्म्स ऑफ स्कोरिंग। तो इस तरीके ओके। से हमने
पूरा इंडेक्स को बना के मल्टी फैक्टर में बताया। ठीक है, सो मल्टी फिल्टर्स लगे हुए हैं जैसा कि उमेश जी हमें बता रहे थे। लिक्विडिटी, क्वालिटी, मोमेंटम और फिर स्ट्रीमलाइन करके 100 चुनिंदा शेयरों में स्मॉल कैप के यहाँ पे निवेश आपके लिए हो रहा होगा। मैं अब अपने एक्सपर्ट मनी मंत्रा के फाउंडर विरल भट्ट को लाना चाहूंगी। विरल, आपको लगता है स्मॉल कैप में हमने देखा है कि लास्ट ईयर के हीरो रहे हैं स्मॉल कैप, और इसीलिए इंटरेस्ट वहाँ पर ज़्यादा रहता है इन्वेस्टर्स का। सो जो हमें उमेश समझा रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये फिल्टर्स जो ये लगा रहे हैं, ये मुझे एज ए इन्वेस्टर डाउनसाइड रिस्क से बचाने में मदद करेंगे, क्योंकि स्मॉल कैप में वॉलेटिलिटी का खतरा भी उतना ही रहता है। क्या ये मुझे ये डाउनसाइड प्रोटेक्शन देने में इनके फिल्टर्स मदद करेंगे? आपको क्या लगता है? शुक्रिया प्रियंका, आपने ये शो पे बुलाया। डेफिनेटली देखिए, जब हम मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करते हैं तो अमूमन ऐसा देखा गया है कि जब मार्केट में काफी रैली आती है और जब रिटर्न्स काफी अच्छे दिखते हैं तो जो निवेशक होते हैं वो रिटर्न को चेज करने के लिए जाते हैं और मिड कैप और स्मॉल कैप में अपना एक्सपोजर बढ़ाते हैं। अभी जिस हिसाब से ये एक तो डेफिनेटली यहाँ पे सर ने कहा ही कि ये पैसिव स्ट्रेटेजी है और ये पैसिव का जो कंस्ट्रक्शन है वो फैक्टर्स को पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखा हुआ है। अभी एज अ जब मैं एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर मैं बात करता हूं मेरे निवेशकों के साथ, तो हमेशा हम मिड कैप और स्मॉल कैप में स्पेशली अभी भी हम एक्टिव स्ट्रेटेजी अपनाने को कहते हैं। और एक्टिव स्ट्रेटेजी से आप मिड कैप और स्मॉल कैप में ओवर ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स, क्योंकि जब हम मिड कैप और स्मॉल कैप में सजेशन देते हैं और स्पेशली स्मॉल कैप की बात आती है, आपने जैसे कहा कि वॉलेटिलिटी काफी आती है और ऐसे फेजेस भी आते हैं स्मॉल कैप में कि जहां पे काफी टाइम तक वो स्मॉल कैप रिटर्न्स नहीं देता है और डाउनसाइड रिटर्न्स भी बहुत होते हैं। तो अगर स्ट्रेटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे उन्होंने एक रिस्क एडजस्टेड रिटर्न की बात की, तो स्ट्रेटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो 250 को रखना फिल्टर्स करके, वो स्ट्रेटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा हो सकता है। बट अगर मैं पिछले कुछ सालों की बात करूं या ओवरऑल स्मॉल कैप सेगमेंट की बात करूं, तो एक्टिव फंड सिग्निफिकेंट रिटर्न्स पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी रिटर्न्स ज्यादा देने के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उनके पास दायरा बहुत बड़ा होता है, एक्टिवली फंड मैनेजर जो है वो बाइंग और सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्मॉल कैप में कर सकते हैं। हाँ, डेफिनेटली लिक्विडिटी का एक कंसर्न होता है स्मॉल कैप से, बट जिस हिसाब से ब्रॉड बेस्ड मार्केट है, यानी जिस हिसाब से अभी जो इंडियन इकोनॉमी है और यहाँ से आने वाले सालों में, क्योंकि हम हमेशा स्मॉल कैप में ऐसा कहते हैं कि आपका व्यू एटलीस्ट 10 साल तक होना चाहिए, राइट? अगर 10 साल तक आप बने रहते हैं, 10 साल से ज्यादा का टाइम फ्रेम देते हैं आपके स्मॉल कैप फंड को, तो एक्टिव जो फंड होते हैं वो शायद से बेहतर हो सकते हैं कंपेयर टू पैसिव। ओके, सो पॉइंट टेकन। आपको अभी भी लग रहा है कि एक्टिव बेटर स्ट्रैटेजी होगी। तो मैं उमेश जी आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अगर कोई इन्वेस्टर है और विरल जैसे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनको आप क्या कहेंगे कि अगर निवेशकों के पास पहले ही स्मॉल कैप कैटेगरी में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये जो ETF है या आपका जो फंड है, इसमें आप किस तरह के लोगों को निवेश करने की सलाह देंगे, कितना निवेश करने की सलाह देंगे? या फिर अगर स्मॉल कैप में वो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, आप कहेंगे कि नहीं, हो सकता है ये फंड आपके लिए फिर ETF में या आपके लिए राइट इन्वेस्टमेंट नहीं हो, आप किसे सलाह देंगे निवेश करने के लिए? क्या होता है, जैसे कि आज की डेट में एज वी नो कि स्मॉल कैप का काफ़ी फेवरेट है, काफ़ी निवेशक जो है अपने पोर्टफोलियोज में स्मॉल कैप को लेकर रखते हैं। ठीक है, मार्केट लाइक इंडिया जहाँ पे हमें पता है कि कंपनीज इंडिया ग्रो हो रहा है, कंपनीज भी साथ साथ में ग्रो हो रही हैं, तो ऑब्वियसली स्मॉल कैप का स्पेस काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। अगर किसी का ऑलरेडी निवेश है स्मॉल कैप के अंदर, तो मेरा ये मानना है कि बिकॉज ऑफ प्योर फिल्टर, और देखिए पैसिव एक्टिव में क्या है, अभी हम लोग काफी स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि हर किसी के पोर्टफोलियो में एक्टिव और पैसिव दोनों का ऑप्शन, दोनों का स्पेस होता है, जगह होती है, क्योंकि हर किसी के पोर्टफोलियो में कुछ कमियां होती हैं, उन कमियों को पूरा कई बार एक्टिव कर देता है, कई बार पैसिव करता है, क्योंकि क्लाइंट का रिस्क एपेटाइट अलग होता है, क्लाइंट के गोल अलग होते हैं। उसके हिसाब से एडवाइजर जो है वो एक्टिव और पैसिव साथ में एडवाइस करते हैं। हमने देखा है काफी पोर्टफोलियोज में भी धीरे धीरे ऐड हो रहा है। तो मेरा ये मानना है, अगर किसी का ऑलरेडी स्मॉल कैप पोर्टफोलियो एक्सपोजर है,
जैसे कि विरल अभी अभी कह रहे थे 10 साल के अंदर, तो एक एक डेटा है इस पर्टिकुलर इंडेक्स को लेके ही पिछले 10 साल का। 10 साल में आई थिंक 11 एक्टिवली मैनेज फंड में से 9 एक्टिवली मैनेज फंड को इस स्ट्रेटेजी जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं उसने आउट परफॉर्म किया है। क्यों? क्योंकि प्योरली ये प्लेन वनीला इंडेक्स नहीं है, ये थोड़ा डिफरेंट इंडेक्स है जो कि प्लेन वनीला पेरेंट इंडेक्स के ऊपर बनाया गया है विद 2 फिल्टर्स। देखिए एक चीज ध्यान रखने वाली है इसमें, जब आप क्वालिटी की बात करते हैं तो वो फिल्टर है जो आपका बेयर मार्केट, जो गिरता हुआ मार्केट होता है या जो वॉलेटाइल मार्केट होता है, वहां पे आपको डाउन साइड कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करके चलता है। ओके। दूसरी तरफ मोमेंटम वो फिल्टर होता है जो आपका बढ़ते मार्केट में आपको ऐसे स्टॉक्स में का एलोकेशन देता है जो ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। तो एक तरीके से ये ऐसा कॉम्बिनेशन है जो अप साइड और डाउन साइड दोनों को कहीं ना कहीं एड्रेस करके चल रहा है। तो मेरा ये मानना है कि 25 से 30% अगर किसी का ऑलरेडी एक्सपोजर है स्मॉल कैप में, एक्टिवली फंड में, तो उसमें से 25 से 30% वो एलोकेट कर सकते हैं टुवर्ड्स दिस काइंड ऑफ फंड, राइट। क्योंकि हम क्योंकि और दूसरी चीज क्या है, जैसे कि मैंने बोला कि डिपेंड करता है। अगर आपका एक्टिवली मैनेज फंड ऑलरेडी आपका गोल को अचीव कर रहा है तो फिर कोई अलग से अननेसेसरी चेंज करने की जरूरत नहीं। बट अगर आपको लगता है कि एक्टिवली मैनेज फंड है जो अंडरलाइंग बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया, जो कि पिछले 1 डेढ़ साल में हमने देखा है काफी एविडेंटली बाहर आया है, अगर ऐसा कुछ स्ट्रेटेजी आपको दिखता है तो इन्वेस्टर शुड ऑलवेज लुक फॉर इस तरीके की स्ट्रेटेजीज में वो जा सकते हैं। ओके। तो उमेश जी का कहना है कि भाई जो ये स्ट्रैटेजी लेकर आए हैं इस फंड के साथ, इस मोमेंटम क्वालिटी 100 इंडेक्स जो इनका है, वो इंडेक्स जो है हमेशा उसने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और एक रिटर्न का चार्ट जब हम देख रहे थे तो हमने यही पाया है कि ये जो मोमेंटम क्वालिटी 100 इंडेक्स है, ये इसने निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स से अच्छा प्रदर्शन दिया है, इसने यहाँ पे निफ्टी स्मॉल कैप 250 क्वालिटी 50 इंडेक्स से अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। और अभी जैसा उमेश बता रहे थे वो चार्ट हमने बनाया है, अगर हम वो दिखा सके, एक्टिव स्मॉल कैप से भी अच्छा प्रदर्शन देते हुए नजर आए। तो इनकी जो स्ट्रैटेजी है, जिस तरह से ये फंड जो गाइड होगा, जिस तरह से ये काम करेगा, वो आपको जो स्मॉल कैप के वॉलेटिलिटी, लिक्विडिटी से बचाने की कोशिश में है। ओके उमेश जी, अब मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूंगी कि इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंस रेशियो इस स्कीम में क्या है, क्योंकि ये पैसिव फंड है। सो व्हाट आई अंडरस्टैंड कि एक्सपेंस जो होगा वो कम होगा, टेर इसका कम होगा इन्वेस्टर्स के लिए। जी सो जी प्रियंका, एक्चुअली जो टोटल एक्सपेंस रेशियो है इस फंड का, क्योंकि हम दो दो फंड लेके आए हैं इसमें, एक ईटीएफ है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, और दूसरा एक फंड ऑफ फंड स्ट्रेटेजी जो ईटीएफ फंड ऑफ फंड है। तो बेसिकली जो ईटीएफ का जो एक्सपेंस रेशियो होगा वो 33 का एक्सपेंस रेशियो होगा इस फंड में। और जो फंड ऑफ फंड होगा वो अमूमन अराउंड 48 से 50 पैसे के आसपास की रेंज का एक्सपेंस रेशियो के अंदर डायरेक्ट प्लान को हम लोग मैनेज करेंगे। और जहां तक मिनिमम इन्वेस्टमेंट का सवाल है, इस फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 है, चाहे ईटीएफ हो या फंड ऑफ फंड हो, एंड देन उसके बाद इन मल्टीपल ऑफ ₹1 निवेशक निवेश कर सकता है। और एसआईपी का जहां तक सवाल है, मिनिमम एसआईपी इस फंड में ₹500 की से वो अपना फंड ऑफ फंड में एसआईपी कर सकते हैं। Okay, so I have to ask one more last question and we will wrap up this conversation, sir. इस फंड में अभी तक जो समझ में आया कि भाई आप लोग एक स्ट्रैटेजी लेकर आए और आप बिलीव कर रहे हैं कि ये स्ट्रैटेजी जो है वर्क करेगी हमें वॉलेटिलिटी जो स्मॉल कैप में रहती है उसको उससे बचाने में। आखिरी में मैं पूछूंगी कि इस फंड से जुड़े वो रिस्क जिसे आप इन्वेस्टर को बताना चाहेंगे जो निवेश करना चाहते हैं, इन शॉर्ट, एंड वी विल से बाय बाय टू यू आफ्टर दिस, सर। जी सो बेसिकली देखो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग है, ये तो ध्यान में देने वाली बात है। आई थिंक सभी को समझ में भी आता है, समझना भी चाहिए कि स्मॉल कैप एज ए कैटेगरी जो है वो मिड और लार्ज कैप से ज्यादा वॉलेटाइल है, तो वहां पे वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगी। तो इन्वेस्टर को हमेशा यही सोच के आना चाहिए, जैसे कि मैंने बोला कि इन्वेस्टर का रिस्क टेकिंग एबिलिटीज क्या है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसके हिसाब से कितना रिस्क ले सकते हैं, गोल क्या है, उसके हिसाब से ही वो इस तरीके के प्रोडक्ट में आना चाहिए। क्योंकि वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगी। ऐसे भी टाइम देखा गया है जब काफी ह्यूज करेक्शन आए हैं स्मॉल कैप में, चूंकि इसमें फिल्टर से ही हो सकता है, उतना उतना स्ट्रॉन्ग करेक्शन ना हो, बट करेक्शन आएगा, तो वो रिकवरी में टेक टाइम, और हो सकता है कि यहाँ से चीजें तो अच्छा भी हो। तो वॉलेटिलिटी दोनों साइड रहेगी, इन्वेस्टर को हमेशा वो ध्यान में लेके आना चाहिए। और जैसा कि नीरव ने सही बोला कि इन्वेस्टर हमेशा 10 साल का होराइजन लेके अगर आता है, 5 से 10 साल का, इट इज अ वेरी गुड स्ट्रेटेजी। क्योंकि जब आप स्मॉल कैप की बात करते हो तो आपको थोड़ा टाइम लगता है टू ग्रो, लॉन्ग टर्म तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट वो होना एक टाइम फ्रेम के साथ आना चाहिए।
थैंक यू सो मच मिस्टर डायला, आज आपने वक्त निकाला, शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक आपके उस FOF और ETF के लिए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।